नमस्कार। इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने बात कर रखा है ई नॉट सेल के बारे में, कैसे हम पता करेंगे ई नॉट सेल के बाद अगर टेम्परेचर या कंसंट्रेशन की वैल्यू चेंज होती है तो कैसे नर्स्ट इक्वेशन हमारी मदद करेगा बदली हुई कंडीशन को कैलकुलेट करने में। हमने वहीं पर डिस्कस किया था कि इस टॉपिक को कैसे हम केमिकल इक्विलिब्रियम के साथ इंटरकनेक्ट कर सकेंगे, उसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। और वहीं पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सेल कितना फंक्शनल हो सकता है, उसके बारे में जानने के लिए गिब्स फ्री एनर्जी चेंज के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके साथ हम सेल के ईएमएफ या सेल के पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट को जोड़ने की कोशिश करेंगे। एक्चुअल में क्या है, साइंस इतना बोरिंग नहीं है, इस बारे में बहुत दिमाग खोल करके आप समझ लीजिए। साइंस बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है, ये आपको इनोवेटिव बनाने में मदद करता है। फिजिक्स में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत सारे ऐसे फार्मूले जो हम पढ़ते हैं वो किसी भी बैटरी को, किसी भी सेल को, किसी भी करंट के फ्लो के बारे में किस हद तक हम उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं उसको जानने में मदद करता है। मेरे कहने का मतलब क्या है, थोड़ा आप कंफ्यूज हुए होंगे। मैं यहीं पर आपको जोड़ूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एक फार्मूले से। अगर वो फार्मूला आपको पता चल जाता है तो आप समझ पाएंगे कि बैटरी कितनी एफिशिएंट हो पाएगी, किस हद तक हम ग्रीन एनर्जी के सोर्सेस के बारे में बात कर पाएंगे, वो इसी टॉपिक से हमें समझ में आने वाला है। तो चलते हैं, हम बात करने वाले हैं यहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में और उसके इंटरकनेक्शन के बारे में। तो टॉपिक क्या है हमारा यहां पर, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बात करने का। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसके साथ हम गिब्स फ्री एनर्जी चेंज के बारे में बात करेंगे। तो गिब्स एनर्जी किसी रिएक्शन का कितना होगा उसको समझने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको बता रखा है गिब्स एनर्जी ये किसके बारे में बताता है, ये चेंज कितना होगा वो किसके बारे में बताता है। तो मैंने आपको बता रखा है डेल्टा जी का कॉन्सेप्ट, जो थर्मोडायनेमिक्स से हम सीखते हैं। उससे हमें पता क्या चलता है, उससे हमें पता चलता है कैपेसिटी टू डू वर्क। इसको हमने एक आसान भाषा में, हमने पिछले एग्जाम्पल में, पिछले लेक्चर में एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था, आपको याद होगा। उसी की मदद से यहां पर समझने की कोशिश करेंगे डेल्टा जी के कॉन्सेप्ट में, और वो सारी चीजें एक बार समझ में आ जाती हैं तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव में जितनी ही होगी उतना ही ज्यादा हमें समझ में आता है कि वो सेल फंक्शनल होगा, वो वर्क कर सकेगा। तो इसमें हमारी जानकारी यहां से कैसे आएगी और ई के साथ इंटरकनेक्शन कैसे बनता है, फाइनल फार्मूला जिसके बारे में हम बात करते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन ई एफ, उसके कॉन्सेप्ट को यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। आप देखें यहां ई और उसके बाद डेल्टा जी के बीच में कैसे इंटरकनेक्शन बन रहा है, वही चीज हम देखेंगे और इसी की मदद से हम समझ सकते हैं बैटरी की एफिशिएंसी की जानकारी ली जा सकती है। सारी बात हो चुकी है, इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जितनी बातें हम फिजिक्स में डिस्कस किए हुए हैं उसको भी यहीं पर अप्लाई करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे। स्लाइड पर चलते हैं, देखते हैं हमारा टारगेट क्या है यहां पर। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गिव्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, जिसके माध्यम से हम किसी बैटरी के बारे में, उसके एफिशिएंसी के बारे में जानने की बात करते हैं, उसको यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। कैसे, एक बार उस इक्वेशन को लिख करके देखने की कोशिश करते हैं। यहां पर देखिए इक्वेशन हमारी जानकारी में है। जब कभी भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किसी भी फंक्शनल वर्क के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उस करंट के फ्लो के दौरान कितना वर्क डन हमें मिलेगा उसकी जब बात करते हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th की फिजिक्स का टॉपिक है। वर्क डन के बारे में अगर जानना हो तो हम क्या कहते हैं, हम बात करते हैं चार्ज की और सेल के पोटेंशियल की बात करते हैं, हम V की बात करते हैं। इसे V या E कह सकते हैं। हमारे लिए यहां पर ये V ना होकर के ये क्या है, E है। लेकिन आपको पता होना चाहिए ये क्या है, सेल का पोटेंशियल है, सेल पोटेंशियल, जिसे आप फिजिक्स में क्या कहते हैं, आप सेल का पोटेंशियल जिसे आप फिजिक्स में V कहते हैं, यहां पर हम उसे E कहेंगे। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, वो चेंज होकर के E के नाम से यहां पर जाना जा रहा है। आप इस लेवल पर शुरू से ही जो इंटीग्रेशन है हमारे फिजिक्स और केमिस्ट्री के टॉपिक का, उसका भी एक बढ़िया एग्जांपल देखने को समझ पाएंगे। मैंने आपको बता रखा है पोटेंशियल डिफरेंस, सेल का वोल्टेज, सेल का ईएमएफ, ये सारी चीजें किसके बारे में बताते हैं, ये बताते हैं इलेक्ट्रॉन कितना ज्यादा है एक जगह पर, इलेक्ट्रॉन कितना कम है। एक बार फिर से तेजी से वो सारी चीजों को रिकॉल करिए। मैंने आपको बता रखा है पूरी की पूरी केमिस्ट्री में एक ही बात को हम बार बार रिकॉल करेंगे, वही जिंक की रॉड, वही केमिस्ट्री की कॉपर की रॉड, जो हम इसी चैप्टर में पहले लेक्चर से शुरू कर रहे हैं, उसको आप देखते हुए आगे बढ़िए। आप रिकॉल करिए वही बात जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसको एक बार तेजी से रिकॉल करते हुए चलिए। जिसमें हमने बात किया था जिंक की रॉड डिसॉल्व होती है, हमने जो बात किया था कॉपर की रॉड पर डिपोजिशन की घटना होती है। ये दोनों
दोनों ही चीजें आपकी जानकारी में है, इसलिए हम यहाँ पर तेजी से चल रहे हैं। मैंने आपको बता रखा था कॉपर की रॉड पर डिपोजिशन, जिंक की रॉड का डिसोल्यूशन, वो डिसॉल्व होता है, यहाँ पर गल करके सोल्यूशन में जाता है। किस रूप में जाता है? जिंक आयन के रूप में जाता है। जिंक आयन के रूप में ये सोल्यूशन में जाता है, जबकि कॉपर आयन जो सोल्यूशन में थे वो जाकर के डिपॉजिट होने के लिए जाते हैं। ये सारी बातें आपकी जानकारी में है, पिछले सारे लेक्चर्स को आप कवर करेंगे। मैंने आपको वहीं पर बता रखा था कि यहाँ धीरे धीरे करके इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं। ये बात हमारे डिस्कशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हम पहले से डिस्कस करते हुए हैं। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन जितना ही ज्यादा यहाँ पर होगा और इलेक्ट्रॉन की कमी जितनी ही ज्यादा होगी, उसी आधार पर तय होगा दोनों के बीच में सेल का पोटेंशियल कितना जनरेट होगा और सेल कितना काम कर पाएगा। जितना ही ज्यादा इनके बीच में डिफरेंसेस होंगे, उतना ही जबरदस्त तरीके से इसमें इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के चांसेस होंगे। तो इलेक्ट्रॉन कितना तेजी से फ्लो करेगा, जिसके वजह से करंट कितना बेहतर तरीके से फ्लो करेगा, ये बात तभी समझ में आ सकता है जब आप इलेक्ट्रॉन के डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे। मैंने आपको बता रखा था इसके बाद बैटरी के बारे में कि यहाँ पर आप सोडियम के बैटरी को बनाने की कल्पना करिए, कॉपर ही यहाँ पर रहे, लेकिन अगर बदल करके यहाँ का अगर हमने कॉम्बिनेशन चेंज कर दिया, और मैंने आपको बता रखा था कि अगर आप सोडियम के इलेक्ट्रोड लेकर के बात करेंगे तो कंडीशन बिल्कुल अलग हो जाती है। कैसे अलग हो जाती है, एक बार उसकी भी कल्पना करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं बना देता हूँ सोडियम की रॉड। सोडियम की रॉड भी डिसॉल्व होगी, ये बात आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर सोडियम की रॉड जैसे डिसॉल्व जिंक की रॉड हो रही थी, वैसे ही यहाँ पर सोडियम की रॉड डिसॉल्व होकर के सोडियम आयन के रूप में अपने आयंस को सोल्यूशन में डालेगी। इस दौरान इलेक्ट्रॉन्स इसके रॉड पर इकट्ठे होते जाएंगे, लेकिन इस दौरान जो इलेक्ट्रॉन्स का एक्युमुलेशन होगा वो पहले के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं सोडियम बेहतर मेटल है, इसलिए अपने इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से बहुत अच्छे तरीके से रिलीज करने की ताकत, उसकी कैपेबिलिटी होती है। जब सोडियम आयन के रूप में बदलने की उसकी टेंडेंसी ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन्स उसके मेटल्स के इलेक्ट्रोड्स पर ज्यादा से ज्यादा इकट्ठे होंगे, और उसी के रिस्पेक्ट में आप देखेंगे कॉपर के भीतर भी अब चेंजेस आएंगे। जो पहले आप सिर्फ 3+ चार्जेस देख रहे थे, यहां पर आप देखेंगे कैटायन के जो नंबर्स होंगे, जो पॉजिटिव चार्जेस यहां पर डेवलप होंगे, उसी रिस्पेक्ट में बढ़ते जाएंगे। सिंपल सी बात यह है कि यहां पर पोटेंशियल का डिफरेंस ज्यादा हो गया है। एक जगह इलेक्ट्रॉन पहले से ज्यादा हो गए हैं, कम मींस एक जगह इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो गए, एक जगह इलेक्ट्रॉन पहले के कंपैरिजन में ज्यादा कम हो गए हैं। पोटेंशियल का डिफरेंस ज्यादा हो गया है। इसका मतलब जब आप सोडियम और कॉपर की बात करेंगे, यहां पर देखिए, जब आप सोडियम और कॉपर के कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो इस समय करंट ज्यादा फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर E0 सेल की वैल्यू आपको ज्यादा मिलेगी। आप समझ सकते हैं E0 सेल की वैल्यू पिछले जो हमने एग्जांपल लिया था जहां पर हमने जिंक और कॉपर की बात कहा था, उसके कंपैरिजन में यहां E0 की वैल्यू ज्यादा मिलेगी। जब ये ज्यादा मिलेगी तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सेल ये ज्यादा फंक्शनल होगा। इसमें आप गिब्स फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव में पाएंगे। कैसे? और इसके बारे में कैसे हम फिजिक्स के फार्मूले से बात कर सकते हैं, उस चीज को एक बार को रिलेट करने की कोशिश करते हैं। यहां पर इस चीज को हम देखने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, फिजिक्स का फार्मूला यहां पर अप्लाई होगा। आप देखें, ये W = Q, और मैंने आपको बोला था V होता है, लेकिन हम यहां पर उसको चेंज करके E कर देते हैं, Q × E। आप जानते ना, E की बात हम कर रहे हैं क्योंकि सेल पोटेंशियल को यहां हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद ये W मींस वर्क डन, कितना वो वर्क कर पाएगा। आप जानते हैं फैराडे का कॉन्सेप्ट, फैराडे ने इतनी बड़ी बात कही थी, और ये बात बहुत सारे क्वेश्चन में पूछी जाती है। हमसे बहुत सारी गलतियां होती हैं, मुझसे भी ये गलती होती थी। एक्चुअल में फैराडे ने जब कभी भी कहा था तो उन्होंने एक बहुत बड़े कांस्टेंट की वैल्यू के साथ पूरी की पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक बहुत बड़ा हेल्पफुल फैक्टर दिया था। उन्होंने कहा क्या था, उस चीज को आप समझें और फैराडे के उस कंट्रीब्यूशन के इंपॉर्टेंस को समझिए। देखिए फैराडे ने कहा क्या था, इस चीज को थोड़ी देर के लिए रोकते हैं, थोड़ा सा मैं नीचे लेकर के आपको समझाने की कोशिश करता हूं। उन्होंने कहा था किसी भी इलेक्ट्रोड पर जब डिपॉजिट होने के लिए, इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस के टॉपिक में ये सारी चीजें होंगी। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स खूब सारे पूछे जाते हैं। उसमें फैराडे ने एक बात कहा था, इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान अगर आप चाहते हैं सोडियम आयन के 1 मोल को डिपॉजिट कराने के लिए सोच रहे हैं, या सोडियम आयन के 2 मोल को डिपॉजिट कराने के लिए सोच रहे हैं, ऐसे ही अगर आप सोच रहे हैं जिंक के 1 मोल को डिपॉजिट कराने को किसी इलेक्ट्रोड पर, जिंक आयन के 1 मोल को, इसी तरीके से आप चाह रहे हैं 2 मोल्स जिंक आयन के डिपोजिशन के बारे में आप सोच रहे हैं। ऐसी अगर आपकी कोई ख्वाहिश है, ऐसी कोई अगर आपकी सोच है, तो कितना चार्ज आपको देना पड़ेगा तब जाकर के वो लेकर के न्यूट्रलाइज हो पाएगा, मींस कितने इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज को ये एक्सेप्ट करेगा। तो आप जानते हैं ये 1 मोल है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के बराबर चार्ज को ये एक्सेप्ट करना चाहेगा। ये सिंपल सी नेचुरल बात है। लेकिन
आप जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इस चीज को थोड़ा एक्सपैंड करके देखेंगे तब आप समझ पाएंगे फैराडे का रोल क्या था। यहां पर 1 मोल के टर्म्स में मैंने आपको बता रखा है, मोल का जो कॉन्सेप्ट आपको बार बार रटाया जाता है वो एक्चुअल में रटाने के लिए नहीं होता है। जो आप 11th में मोल कॉन्सेप्ट सीखते हैं वो केमिस्ट्री में बहुत बड़े नंबर्स के रिस्पेक्ट में बात करने के लिए एक बहुत बड़ा नंबर रिप्रेजेंटेशन मोल के टर्म्स में दिखाया गया था। आपको याद है क्या कहते हैं मोल को? 6.023 इंटू 10⁻23। जो हम किसी भी नंबर्स को एक कलेक्शन के साथ बात करते हैं वो नंबर इसीलिए होता था कि बहुत बड़े एक्यूमुलेशन को आप एक साथ सिंप्लीफाइड नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकें। जैसे मैंने आपको बता रखा है ना कि यहां पर अगर मैं मोल कह रहा हूं तो आप देखिए कितनी सिंपल सी बात हो जाती है कि यहां 1 मोल है तो आपको 1 मोल इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज देना पड़ेगा। जबकि आप इसको ओपन करेंगे तो आपको दोनों ही चीजों को ओपन करने के दौरान ये बात हम आगे डिस्कस करेंगे। मैं इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको फिजिक्स का, केमिस्ट्री का इंटरकनेक्शंस पता हो सके। और जब तक आपको इंटरकनेक्शन नहीं पता होगा सब्जेक्ट पूरी तरीके से रटना पड़ेगा और बहुत ही बोरिंग हो जाती है चीजें। आप यहां पर देखिए 1 मोल का मतलब क्या? 6.023 इंटू 10⁻23। ये हो गया मोल के संख्या के बारे में। और दूसरा हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज को आपको लेना पड़ेगा और यहां इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम के बारे में हम बात करते हैं। तो ये कुलाम के टर्म्स में इतना बड़ा नंबर। फैराडे ने इसी को फर्दर यूनिफाई किया। आप जानते हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, साइंस कहीं पर भी बात जब होती है तो हम जब कभी भी अपने नॉलेज को बड़े लेवल पर ले जाते हैं तो हम उसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। फैराडे का सबसे बड़ा रोल यही था कि इन दोनों ही नंबर को मल्टीप्लाई करके एक बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन में बात करने का, और उन्होंने इन्हीं दोनों नंबर्स को सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करके उन्होंने जो वैल्यूज निकाली थी वो क्या था? 96,500। इस वैल्यू के बारे में उन्होंने बताया। तो यहां पर चार्ज कितना हो गया आप समझ सकते हैं, 96,500 कूलम चार्ज की बात हो गई। इसी को उन्होंने सिंप्लीफाई करके फर्दर कहा कि आप इतना भी मत बोलो, आप सीधे मेरे नाम के सम्मान में, मेरे ऑनर में इस नाम को बोल दो। कितना? 1 फैरेड। तो ये बात हम आगे इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के दौरान, किसी भी मेटेलिक आयंस के डिपोजिशन के दौरान, या फिर कहीं पर कैटायन की भी बात होगी तो वो जब कभी भी डिपॉजिट होते अपने रॉड पर जाने की टेंडेंसी रखते हैं तो कितना इलेक्ट्रॉन लेंगे या कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, उन सारी चीजों को समझाने के लिए फैराडे ने एक बहुत बड़ा कांस्टेंट दिया था। वो कांस्टेंट क्या कहता है? तेजी से यहीं पर देखिए, हमने इसी चीज को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। मैं आपसे कह रहा हूं इसी चीज को कि आप 96,500 को 1 फैरेड कहेंगे। ये तो बात आपके समझ में आ जाती है। और इसी चीज को एक बार फिर से देखें, सिंपल सी बात है, अगर आप चाहते हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के डिपोजिशन के बारे में बात करना तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि आपको 1 फैरेड, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के वैल्यू को उन्होंने 1 फैरेड कहा था। इसका मतलब ये कि 1 मोल सोडियम आयन को डिपॉजिट होने के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज की जरूरत पड़ेगी। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज को वैसे अगर आप बोलेंगे तो बहुत बड़े नंबर को आपको बोलना होगा। उन्होंने कहा आप सीधे बोलो 1 मोल सोडियम आयन को डिपॉजिट होना है तो आप ऊपर चार्ज को देखो, इसके ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो आप जानते हैं एक सोडियम आयन को 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज चाहिए, तब जाकर के न्यूट्रलाइज हो पाएगा। उन्होंने इसी बात को कहा। सिंपल सी बात है, तेजी से आप समझ लीजिए, 1 फैरेड चार्ज की जरूरत पड़ेगी। सिंपल सी बात है, 1 मोल सोडियम आयन है तो कितने चार्ज की आवश्यकता पड़ेगी? 1 फैरेड चार्ज की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने कहा क्वांटिटी बढ़ा देंगे तो आपकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाएगी और उसी आधार पर आपको नंबर को भी बढ़ाते रहना होगा। तो यहां पर अगर 2 मोल हो गया, ये पूरी क्वांटिटी बढ़ जाती है। जैसे 2 मोल हो गए तो कितने की आवश्यकता होगी? आप समझ सकते हैं 2 फैरेड चार्ज की आवश्यकता होगी। 2 फैरेड किसके बारे में बता रहा है? 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के बारे में हमें जानकारी दे रहा है। आप जानते हैं 1 मोल सोडियम आयन के लिए हर एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को एक्सेप्ट करेगा। हर एक सोडियम आयन की बात कर रहे हैं, अगर 1 मोल की बात करें तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज को एक्सेप्ट करेगा। जब हम 2 मोल की बात कर रहे हैं तो 2 फैरेड चार्ज को वो एक्सेप्ट करेगा। इस तरीके से एक सिंप्लीफाइड वे में हम पूरी केमिस्ट्री को डेटा वाइज समझाने की कोशिश करते हैं। मैंने भी लगभग इसी तरीके से पूरी केमिस्ट्री को सिंप्लीफाई करने की कोशिश किया है। पूरी की पूरी कैलकुलेशन के लेवल पर मैं बहुत सारी जगहों पर इतने टिपिकल डेटा की बजाय मैं कोशिश करूं बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन में उस चीज को आपके सामने रखने की कोशिश करूं। जिंक के एग्जांपल को देखते हैं। जिंक के एग्जांपल में क्या होगा, इस चीज को यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। आपको पता है यहां 1 मोल, जब आप जिंक की बात करते हैं तो हर मोल को कितने चार्ज की इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता पड़ेगी, उस चीज को यहां पर फोकस करिए। एक जिंक का आयन 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को एक्सेप्ट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज को 1 एक्सेप्ट करेगा। अगर आप मोल के टर्म्स में कहेंगे तो 1 मोल जिंक आयन 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज को एक्सेप्ट करेगा। यानी यहां पर जो मोल के टर्म्स में अगर कहेंगे तो 2 फैरेड यहां चार्जेस की आवश्यकता पड़ेगी। सिंपल सी बात है।
इसी तरीके से आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पिछले लेवल पर बताया। अगर आप 2 मोल्स की बात कर रहे हैं, कितने की बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं 2 मोल्स की, और यहीं पर आप देख सकते हैं हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितने की आवश्यकता है। यहाँ पर देखिए हर एक इलेक्ट्रॉन अपने साथ 2 पॉजिटिव चार्ज लिए हुए, यानी हर एक आयन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ऐसे 2 मोल्स के लिए जब आप बात करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 4 फैरेड की आएगी। फैरेड का कांस्टेंट क्या कहलाता है, फैराडे जिसको हम कहते हैं, फैरेड में बोलो, फैराडे कांस्टेंट जिसको हम कह सकते हैं। तो फैराडे कांस्टेंट एक चार्ज के वैल्यू के बारे में बताता है जब हम मोल्स के टर्म्स में कहीं पर भी डिपोजिशन की घटना को देखते हैं। अब आप समझ सकते हैं बहुत सारे लेवल पर, पता है पहले या इस बार भी या पहले भी बहुत सारे नीट में या AIPMT में या एम्स में बहुत सारे लेवल पर क्वेश्चन जब पूछे जाते थे तो फैराडे के कितने चार्ज की आवश्यकता होगी तो ये बात पता ही नहीं होता था, कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर ही नहीं होते थे, इसलिए बहुत सारी जगहों पर गलतियां होती थी। चलते हैं, हमने इन सारी गलतियों को जब सुधार लिया है तो इस चीज को एक बार सिंप्लीफाई करते हैं और गिब्स फ्री एनर्जी चेंज के कॉन्सेप्ट में लौटते हैं। आप देखिए मैंने आपको बता रखा है कि यहां पर जब कभी भी डिपोजिशन या जो भी इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंजेस की बात होती है या वर्क डन की बात होती है तो आपको क्यू के बारे में जब बात करनी है तो बड़े लेवल पर इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा, तो आप चार्ज की जो बात करेंगे वो चार्ज और EMF की बात करेंगे उसमें आपको ध्यान रखना होगा चार्ज मोल के टर्म्स में होगा, 1-2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, मोल्स के टर्म्स में होता है। केमिस्ट्री में जब कभी भी हमारी बात होती है तो वो किसके टर्म्स में होती है, मोल्स के टर्म्स में होती है। जाहिर सी बात है यहाँ जो चार्ज की वैल्यू है वो भी सिंपल नहीं होगी, वो मोल के टर्म्स में ही लेन देन होगा। इसका मतलब ये है कि अगर n मोल इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं तो कितने फैरेड चार्जेस वहां पर ट्रांसफर होंगे, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है और उसके साथ 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है। आप जानते हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 फैरेड होता है, इसको सिंप्लीफाइड नंबर दिया गया था, वरना 1 मोल इलेक्ट्रॉन का पहले तो आपको नंबर देखना पड़ेगा, हर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज देखना पड़ेगा, उसको सिंप्लीफाई किया गया। एक बार फिर से लिख करके देखिए ताकि आप कंफ्यूजन ना हो आपके मन में। यहां पर देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि जो भी केमिस्ट्री की लैंग्वेज होती है वो मोल्स के टर्म्स में होती है, आप जानते हैं मोल्स के टर्म्स में होती है। अगर मैं कहूं इलेक्ट्रॉन मोल्स के टर्म्स में चल रहे हैं यानी बहुत बड़ी संख्या हो रहे हैं के रूप में वो जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है इसकी वैल्यू को जानने की कोशिश की जाए तो यहां पर आप जानते हैं पहली बात तो मोल्स के टर्म्स में अगर आप बात करेंगे तो इतने बड़े नंबर को लेकर के चलना होगा, और इसके साथ ही साथ आपको इस बारे में भी ध्यान रखना होगा कि यहां पर ये तो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर हो गए और उसके चार्ज के बारे में भी बोलना होगा। उसके चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 होती है। अब इतनी बड़ी कैलकुलेशन को साथ में लेकर के चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए इन दोनों को सिंप्लीफाई करके हम कहते हैं कितना, हम कहते हैं फैरेड, और फैराडे जिसको कहते हैं 1 फैराडे चार्ज या जो भी है हमारा, तो वो कितने फैराडे वहां पर, तो कितने फैरेड चार्ज की वहां पर आवश्यकता होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहां पर देखिए ये चार्ज की वैल्यू कितनी आएगी, तो इसको आप मोल के टर्म्स में अगर लेकर के चल रहे हैं तो आप सीधी सी बात यह है कि अब यहां चार्ज की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज की बात करेंगे। सीधी सी बात ये तो अभी इलेक्ट्रॉन्स के नंबर की बात हो रही थी, कितने नंबर इलेक्ट्रॉन्स के हैं, और वो मोल्स के टर्म्स में अगर रिप्रेजेंट किया जाएगा n मोल के टर्म्स में तो उस इलेक्ट्रॉन के नंबर को जब हम चार्ज के टर्म्स में लेंगे तो हमें फैरेड के टर्म्स में बात करनी होगी। और इसी आधार पर ये डेरिवेशन नहीं है बल्कि आपको समझाने के लिए तरीका लिया गया है। आप इलेक्ट्रॉन्स के नंबर, उसके चार्ज और कितने मोल्स हैं उसको सिंप्लीफाई करके NF तो कह ही सकते हैं ना। आपको पता ना कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स को, जब इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज की बात करेंगे तो जितने मोल्स आपने लिए हैं, और आप जानते हैं 1 मोल चार्ज, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू को F से रिप्रेजेंट किया जाता है, कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी संख्या और इसके साथ साथ मल्टीप्लाइंग फैक्टर E के लिए वैल्यू हम डाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा W। ये सिंपल सी बात, डेरिवेशन कभी भी आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए नहीं दिए जाते थे। यहां पर कितने फैरेड चार्ज की आवश्यकता होती है या फैराडे चार्ज की आवश्यकता होती है, तो 1 फैराडे चार्ज का एक्सचेंज या 2 फैराडे चार्ज का एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के साथ उसके नंबर को मल्टीप्लाई करके बताया जाता है। सिंपल सी बात समझ में आ गई। डेरिवेशन बिल्कुल भी आपको परेशान करने के लिए नहीं होते हैं, वो आपके कॉन्फिडेंस को बेहतर करने के लिए, आपकी समझ को आसान बनाने के लिए होते, लेकिन हमें रटाया जाता है, ये हमारा दुर्भाग्य है। मैं उसकी कोशिश कर रहा हूं कि आपको कभी भी रटने की जरूरत ना पड़े। आप यहीं पर देखिए, और ये शानदार सा जो आपने डेरिवेशन बनाया है इसमें आपने वर्क डन के बारे में बात कर लिया। किसके बारे में बात कर लिया? एक बहुत ही शानदार सा आपने एक इक्वेशन देखा, और यहां पर आपको पता होना चाहिए कि ये जो वर्क डन है ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो
फ्लो के दौरान आप पा सकते हैं, जिसको कैलकुलेट करने के दौरान आपको ई की वैल्यू मदद करती है, इलेक्ट्रॉन का कितना फ्लो हुआ और उसके सेल का पोटेंशियल, जिसके द्वारा आप पता लगा सकते हैं सेल या वो बैटरी कितना वर्क करेगी। आप इस बात का अंदाजा लगाइए और इसको फील करिए कि हम साइंस में कितने बेहतर काम करते हैं अपनी सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए। आप देखिए यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस नंबर ऑफ मोल्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होंगे और उसके कारण कितने चार्जेस फ्लो होंगे, और सेल का पोटेंशियल कितना है, उसके कारण कितना वर्क डन मिलेगा, उसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप जानते हैं जो वर्क डन होता है वो एक्चुअल में सेल्फ मोटिव है। आप जानते हैं जब कभी भी काम होता है, इस बारे में मैंने आपको एक एग्जांपल लिया था पिछले लेक्चर में। जब आप बात करेंगे 2-3 लेक्चर पहले मैंने बताया था कि किसी लड़के को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मूवी देखने जाना हो तो खुद से वो काम करता है। यहां पर जो हमारी बैटरी है जिंक और कॉपर की, वो खुद से काम कर रही है। जब कभी भी काम खुद से होता है तो उस वर्क को कराने के दौरान थर्मोडायनेमिक्स का एक कॉन्सेप्ट कहता है कि उसकी फ्री एनर्जी चेंज की फ्री एनर्जी जो होती है वो डिक्रीज होती है। फ्री एनर्जी चेंज जो होते हैं वो नेगेटिव में जाते हैं क्योंकि वो खुद से काम करता है। इस बारे में मैं बार बार नहीं बोलूंगा, प्लीज आप पिछले लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि जब कभी भी थर्मोडायनेमिक्स में बात होती है कितना वर्क हुआ तो इसको समझाने के लिए आपको देखना होता है कितना उसने वर्क किया। उसके लिए आप डेल्टा जी के टर्म्स में देखते हैं। अगर वो खुद से काम कर रहा है तो आप समझ लीजिए कि उसके फ्री एनर्जी चेंज जो होंगे उसकी वैल्यू नेगेटिव में गई होगी, तभी वो वर्क कर पाया होगा। इसका मतलब है क्या, अगर आप इस माइनस साइन को चाहें तो इधर शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी वर्क डन अगर अपने मन से हो रहा है, जैसे मैंने आपसे कहा था जिंक की रॉड जिंक सल्फेट में डाली गई, कॉपर की रॉड कॉपर सल्फेट में डाली गई, वो खुद से काम करने लगी। इसका मतलब ये थर्मोडायनेमिक्स के एस्पेक्ट में उसने अपना इस काम को करने के दौरान अपनी खुद की फ्री एनर्जी को डिक्रीज किया, उसने अपनी फ्री एनर्जी को यूटिलाइज किया। जैसे मान लीजिए आपके पास पैसे हैं, फ्री एनर्जी को मैंने बताया था कि वो करेंसी के रूप में होते हैं। आज आपके पास पैसे हैं, आप उस पैसे को यूटिलाइज किए और खुद से काम किए, कल आपके पॉकेट में क्या होगा, पैसा कम हो जाएगा। अगर आप खुद से काम कर रहे हैं, अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो फाइनल मनी कम हो जाएगा। इस बात को समझ पा रहे हैं? ये चीज हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, थर्मोडायनेमिक्स में भी इसके बारे में बात करेंगे, इसलिए आप प्लीज पिछले लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा। तो वहां पर डेल्टा जी जो होगा वो कैसे घटेगा उसके बारे में डिस्कस किया गया। डेल्टा जी की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, जितना ही डिक्रीज होता जाएगा सेल्फ अपनी एनर्जी वो खर्च करता जाएगा, उतना ही वो काम करता जाएगा। यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर, और इस तरीके से हमें पता चलता है डेल्टा जी इज इक्वल टू, आप इस चीज को ऐसे देखें और यहां पर समझ पाएंगे डेल्टा जी की नेगेटिव वैल्यू, यानी डेल्टा जी की वैल्यू को अगर हम देखें तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू कहा जा सकता है। और डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, डब्ल्यू की वैल्यू आप अभी लेकर के आए हुए हैं। आप देखिए माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हुआ, माइनस साइन के साथ आप यहाँ पर वैल्यू डालें NFE, सिंपल सी बात हो गई। और इस तरीके से हमें वर्क डन के बारे में पता चल जाता है, ये कितना वर्क करेगा उसका अनुमान लगाने में मदद मिल जाती है। ये हमारा फाइनल रिजल्ट बन करके आता है। और आप जानते हैं फैराडेज कांस्टेंट की वैल्यू, कितने फैराडे चार्ज होगा, कितना फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू होगी, उसके बारे में हम अनुमान लगा सकते हैं। एक बात यह कि इस तरीके के जब सेल खुद से वर्क करते हैं तो डेल्टा जी के चेंजेस नेगेटिव में आते हैं और ई की वैल्यू उस दौरान पॉजिटिव में आती है। यह हम बार बार आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। इस लेवल पर जब हम बात करते हैं तो एक चीज और भी हमारे सामने आती है कि ई की वैल्यू, बात ध्यान से समझिएगा, मैंने पहले भी आपको बता रखा है ई की वैल्यू इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। आप थर्मोडायनेमिक्स में ही पढ़ते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट के बारे में। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का क्या कॉन्सेप्ट है उस चीज को भी यहीं पर समझने की कोशिश करेंगे हम। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की बात हम कहां से सीख करके आते हैं, ये हम सीख करके आते हैं थर्मोडायनेमिक्स के टॉपिक से। और थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या बातें कही गई हैं एक बार रिकॉल करा दूंगा, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स के बीच में एक इंटर कनेक्शन बनने वाला है। पहले हम ड्रॉ करके देखने की कोशिश करते हैं, जितनी भी चीजें हम स्लाइड पर हमारी किताब में दिया गया है उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि जितना अभी तक डिस्कस किया उसको एक बार रिकॉल कर लेंगे, बहुत मजा आएगा जान करके किस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गिब्स एनर्जी के बारे में हम समझ सकते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको शुरू में ही बताया था, इलेक्ट्रिकल वर्क डन किसी एक सेकंड में कितना होता है, वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय टोटल चार्ज कितना फ्लो किया है या पास किया है। इस दौरान जो हमने फार्मूला बनाया था वो क्या बताया, मैंने बताया W इज इक्वल टू चार्ज इनटू सेल पोटेंशियल, जिसको हम EMF का भी नाम देते हैं। मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ पर बहुत बारीक सा एक डिफरेंस होता है सेल के पोटेंशियल और EMF के बीच में। ये फिजिक्स का पॉइंट है, आपको केमिस्ट्री में भी बता रखा हूं, बार बार नहीं बताऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं, किस तरीके से इलेक्ट्रिकल वर्क डन के बारे में
हम अनुमान लगा सकते हैं। और उस चीज को जानने के लिए जरूरी यह है कि हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के बीच के इंटर कनेक्शन के बारे में जानते रहें। और मैंने आपको बताया है ना कि जब कभी भी कोई भी गैल्वेनिक सेल मैक्सिमम वर्क करने के बारे में अपना आइडिया देती है तो उस दौरान आपको पता होना चाहिए किस तरीके से वहां पर चार्जेस का फ्लो होता है। और आप जानते हैं जब कभी भी कोई सेल रिवर्सिबल वर्क डन की बात हम आमतौर पर करते हैं, इरिवर्सिबल नहीं रिवर्सिबल, थर्मोडायनामिक्स में ये सारी चीजें बात हुई। आइडियल लैंग्वेज अभी यूज नहीं करना, लेकिन अगर यूज करते हो तो रिवर्सिबल वर्क डन किसी गैल्वेनिक सेल के द्वारा जो होता है वो गिव्स फ्री एनर्जी चेंज के गिरती हुई वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये हुआ डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू डब्ल्यू में होने वाली कमी, यानी माइनस चार्ज इनटू सेल का पोटेंशियल या ईएमएफ। आपको इस बारे में पता होना चाहिए, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि घबराना बिल्कुल भी नहीं है। हम जब कभी भी स्पॉन्टेनियस रिवर्सिबल कंडीशन की बात करते हैं, ये एक आइडियल लैंग्वेज है, आप उस चक्कर में मत पड़िए। सिर्फ इतनी सी बात समझिए जो मैंने आपको यहाँ अभी मैंने बताया है, उस चीज पर फोकस करिए जो डिराइव करके समझाने की कोशिश किया कि वर्क डन फिजिक्स में Q इंटू वी होता है, वी मतलब वही E होता है, और Q को मैंने फैराडे कांस्टेंट के टर्म्स में समझाने की कोशिश किया। मैंने ये भी बताने की कोशिश किया कि यहाँ पर N जो होते हैं वो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स और कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन हैं, उन हर एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है उसको मल्टीप्लाई करके कितने फैराडे चार्ज का एक्सचेंज होगा, उस तरीके से हम उसके वर्क डन के बारे में जानकारी लेते हैं। और उसी की मदद से हमने आपको बता रखा था कि जब कभी भी कोई सेल फंक्शनल होता है तो जब वो वर्क करता है तो अपनी फ्री एनर्जी की वैल्यूज में कमी लाता है, और इस तरीके से डेल्टा जी माइनस में जाएगा तभी वर्क हो पाएगा। यानी डेल्टा जी और डब्ल्यू के बीच में एक तरीके से डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू भी हम कह सकते हैं। इस तरीके के रिलेशन को हमने क्या किया, यहाँ पर सिंप्लीफाई किया और एक डेरिवेशन हमने फाइनली यहाँ पर प्रूव करने की कोशिश किया कि एक शानदार सा इंटर रिलेशनशिप हमारे सामने बन करके आता है, जो हमने स्लाइड पर आपको याद करने के लिए दिया है। आपको स्लाइड में इस चीज को फोकस करना है। ये फिजिक्स की लैंग्वेज है, फिजिक्स की लैंग्वेज में आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और इसी चीज को एक बार फिर से हम स्लाइड पर चलेंगे, देखेंगे कैसे हम इसके बारे में बता सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन मैंने आपको बता रखा है, चार्ज की वैल्यू और सेल के ईएमएफ के मल्टीप्लिकेशन से उसके बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। और जब चार्ज की बारे में हम कहते हैं तो चार्ज N इंटू एफ, कितने मोल्स के टर्म्स में बात हो रही है, तो N मीन्स नंबर ऑफ मोल्स, F मीन्स एक मोल इलेक्ट्रॉन पर F कूलम्ब चार्ज होता है। मैंने आपको बता रखा ना, एक मोल इलेक्ट्रॉन्स पर कितना चार्ज होता है, F कूलम्ब चार्ज होता है। तो इस तरीके से W इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू, आप स्लाइड पर देखिए, N इंटू F कूलम्ब की बात कही जाती है। और सेल ई सेल को हम वोल्ट्स में लेते हैं। यहां पर आप समझ सकते हैं ये जो वैल्यूज दी गई है ना, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, एक मोल पर F कूलम्ब होता है, N मोल पर NF कूलम्ब होगा। और इसी तरीके से यहाँ पर E नॉट सेल या E सेल की वैल्यू वोल्ट्स में दी गई है, और इसी को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो W इलेक्ट्रिकल की वैल्यूज हमें पता चल जाती है। आप जानते हैं ये वर्क जो मिला हुआ ये फ्री एनर्जी में होने वाली कमी की वजह से मिला हो, तो डेल्टा जी आप समझ सकते हैं, चेंज इन फ्री एनर्जी। और इसके फार्मूले को जब हमने बनाया तो NFE सेल की बात हमने कहा। इसके बाद मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ पर हमारे इमेजेस के माध्यम से इस चीज को दिखाने की बार बार कोशिश की गई है। और यहीं पर जब हम सेल के ईएमएफ और फ्री एनर्जी चेंज के बीच में इंटर रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चलता है डेल्टा जी, जिसका फार्मूला हमारे सामने निकल करके क्या आता है, हमें समझ में आता है डेल्टा जी की वैल्यू इज इक्वल टू माइनस NEF। और आप जानते हैं किसी भी सेल के सेल्फ फंक्शनल होने के लिए ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव में जानी चाहिए और डेल्टा जी की वैल्यू इसी वजह से निगेटिव में हो जाती है। ये पहले डिस्कस हो चुका है, उसी पॉइंट को एक बार तेजी से रिकॉल करते हुए स्लाइड पर हम बढ़ेंगे, देखेंगे किस तरीके से हमने उस बारे में डिस्कस किया है। हम जानते हैं किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव में आनी चाहिए। इस तरीके से आप समझ सकते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के होने के दौरान ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी तभी डेल्टा जी नेगेटिव में जाएगा। इस तरीके से कोई सेल रिएक्शन तभी पॉसिबल हो सकता है जब उसके ईएमएफ की वैल्यू पॉजिटिव में दी गई हो। इसी तरीके से इसके उल्टा हम कह सकते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव में आती है। इसका मतलब यह है कि किसी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में ई सेल की वैल्यू नेगेटिव में होती है। इसका मतलब यह हुआ कि कोई रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस तभी होता है जब सेल के ईएमएफ की वैल्यू नेगेटिव में आती है। और तीसरी बात, जब कभी भी किसी प्रोसेस के दौरान इक्विलिब्रियम आ चुका होगा तो डेल्टा जी की वैल्यू 0 हो चुकी होती है। इसका मतलब ई सेल की वैल्यू भी 0 हो जाती है। इसका मतलब यह होगा कि सेल अब इक्विलिब्रियम में है तभी उसके सेल के ईएमएफ की वैल्यू 0 मिल रही है। आप मेरे कहने का मतलब समझ पाते हैं? आप समझिए डेल्टा जी की वैल्यू माइनस ई की वैल्यू प्लस
तभी वो सेल फंक्शनल होगा। इसका उल्टा अगर आप कहेंगे तो सेल फंक्शनल नहीं होगा। डेल्टा जी की वैल्यू 0 तो ई की वैल्यू भी 0 होगी। इस बारे में आपको स्लाइड पर दिखाया गया, स्लाइड पर आप देखें और इसी चीज को हम लोगों ने समझने की कोशिश किया है। इसके बाद हम बात करेंगे ई और डेल्टा जी के बारे में कि ये कैसे इंटेंसिव या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के रूप में समझाई जा सकती है, जो अगले लेक्चर में बात करेंगे और उसी के साथ हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी करने की कोशिश करेंगे।